अध्याय 3 देख रहे हैं, दिल्ली के सुल्तान। अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई, इसका विस्तार कैसे हुआ, इतने बड़ा साम्राज्य कैसे बना ये। तो शुरुआत में ये गैरिसन शहर थे। गैरिसन में भी बताता हूं भी आपको। साम्राज्य बनने से पहले गैरिसन शहर है। अब ये गैरिसन इंजीनियर आपने सुना होगा, अगर आप किसी आर्मी इलाके में रहते होंगे या किसी आर्मी से संबंध होगा तो आप देखेंगे कि गैरिसन इंजीनियर, गैरिसन, ये शब्द बड़ा प्रयोग होता है आज भी, इस समय भी। तो जब 13वीं शताब्दी के जो शुरुआती वर्ष है यानी कि 1200 समथिंग में दिल्ली में सुल्तानों का शासन केवल यहां पर गैरिसन में था। यानी अगर पूरा दिल्ली आप उठा लें, वहां पर इस तरीके से सेना की इनकी छोटी छोटी टुकड़ियां होती थी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी अगर मैं इसको कहूं कि एक शहर है और वहां पर एक एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, जो जिसे हम कहेंगे कि व्यापारिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, वहां से इनका कोई भी संबंध नहीं था, यानी वहां पर उनका कंट्रोल नहीं था। तो इसे हम कह रहे हैं भीतरी प्रदेश। मतलब केवल कई कुछ कुछ टुकड़ियां थी, कोई एक से किला बंद। ये जो गैरिसन शहर है, इसका मतलब होता है किले से ढका हुआ या बंधा हुआ एक ऐसा इलाका जहां पर सैनिक रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? सोल्जर्स। ओनली यहां लिख देता हूं, सैनिक, केवल सैनिक रहते थे। तो इनके पास केवल गैरिसन शहर नाम की छोटी छोटी टुकड़ियां थी। तो अब हुआ क्या कि जैसे अब मेन इलाके तो इनके पास थे नहीं, तो ये यहाँ से निकलते थे अपना, यहाँ पर जो जो मेन इलाके थे वहां पर लूटमार करते थे, या फिर वहां से जो भी चीज होती थी आवश्यक सामग्री के लिए, ये या तो टैक्स लगा देते थे इसी इलाके में या फिर अपना लूटमार करते थे। इसके अलावा एक और दिक्कत हो रही थी। मैं आपको 12वीं शताब्दी की शुरुआत का बता रहा हूँ, ये 13वीं शताब्दी की शुरुआत का बता रहा हूँ। 12वीं शताब्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1200 से 1300 13वीं शताब्दी होती है, तो 1200 करीब आप मान लीजिए। होता ये था कि जैसे ये बंगाल है और ये आपका सिंध है। अब जहां पर भी ये थे वहां से बंगाल और ये सिंध इलाके में इतना दूर था क्योंकि मौसम भी खराब, आने जाने की उस समय ऐसी यातायात की सुविधाएं थी नहीं, और उसके अलावा कई हमलावर बीच में रहते थे, सूबेदार जो है वो पावरफुल हो जाते थे। तो जरा सी अगर कमजोरी इनकी होती थी तो जो वहां के आसपास के पावरफुल लोग होते थे वो अपने आप को राजा या किंग घोषित कर देते थे। तो इसका मतलब यह है कि इस समय चुनौतियां बहुत थी इनके पास। तो फिर ये अपनी ये सब चुनौतियों से ही जूझे हुए थे, ये कहां से कुछ करेंगे। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत ऐसे हुई, लेकिन उसके बाद ये जो गैरिसन शहर था वहां से ये साम्राज्य कैसा बना। शुरुआत की थी गियासुद्दीन बलबन साहेब ने, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, और फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक। ये 3 नाम दिमाग में बिठा लीजिए, हिस्ट्री में बहुत बड़े नाम है ये। गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब हुआ ये कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए खास तौर पर अपनी जो इन्होंने अभियान चलाए, क्योंकि इनको देखिए सल्तनत की जो भीतरी सीमाएं थी उनका मेन काम ये था कि भाई हम, ठीक है गैरिसन शहर तो हमारे पास है, हमको आसपास के इलाकों पे भी कब्जा करना है। तो यहाँ पर ये जो गंगा और यमुना का दोआब कहते हैं इसको। दोआब मतलब जहां पर आब मतलब नदी, दो मतलब दो नदियां, जहां दो नदियां मिलती हैं, खासतौर पर इस जगह पे जहां पर गंगा और यमुना मिलती हैं, इसको दिखाऊं आपको। जो गंगा यमुना जहां मिल रही हैं, इस इलाके की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर बहुत सारे इन्होंने अभियान चलाए और किया क्या इस इलाके में, इन्होंने एक मतलब जंगल के एरिया क्लियर किए, ये क्लियर कर दिए, और क्लियर करने पर इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर रहते थे, कौन कौन, यहाँ पर शिकारी रह रहे हैं, यहाँ पर चरवाहे रह रहे हैं, तो शिकारी से शी कर देता हूँ, चरवाहे से चरवाहे कर देता हूँ, और फल संग्राहक मतलब संग्राहक, गैदरर जिसे कहते हैं, संग्रह के लिए संग्रह कर देता हूँ। तो ये सारे के सारे लोगों को इन्होंने खदेड़ दिया। बेसिकली उनका जो पर्यावास था, पर्यावास मतलब होता है हैबिटेट, वो जगह जहां पर ये बेचारे लोग रहते थे उनको इन्होंने हटा दिया, खदेड़ दिया। फिर जब इनको खदेड़ा तो फिर वो जो जमीन इन्होंने खाली कराई थी, इन लोगों को खदेड़ने के बाद इनको, संग्राहक को अपने पर्यावास से, यानी शिकारियों को अपने पर्यावास से, अपने हैबिटेट से इन्होंने हटाया। तो ये जमीन जो थी इन्होंने किसानों को दी। अब किसानों को दी, साथ में जो किसान के कार्य है उसको बकायदा इन्होंने प्रोत्साहित किया। कहने का मतलब ये है कि आगे बढ़ने के लिए इन्होंने एक तरीके से व्यवस्था दी। दूसरी चीज थी कि कई मार्ग ऐसे थे जो व्यापारिक मार्ग थे, और ये जो मार्ग थे वहां से टैक्स लिया जाता था, और ये शहर की उन्नति के लिए या व्यापार की उन्नति के लिए बहुत बड़े बड़े
ऐसे मार्ग थे और ख़ास तौर पर इनके लिए इन्होंने किले बनाए, किलेबंदी की और शहर बसाए। तो कहने का मतलब ये है कि व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए और इस इलाके में व्यापार की उन्नति के लिए इन्होंने नए किले बनाए, नए शहर बनाए, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया था कि कहाँ से विस्तार करना है और कहाँ से पैसे आने। दूसरी चीज़ और बताता हूँ, दूसरा विस्तार जो है वो सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत है उसका बाहरी सीमा पे हुआ। अब ये अलाउद्दीन खिलजी जो है, इन्होंने अपनी सैनिक अभियान, ये देखिए दिल्ली है, ये कहाँ तक पहुँच गए, तंजावुर तक पहुँच गए, मतलब पूरा साउथ तक ये गए। और फिर उसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक आए, इन्होंने भी अपना जो सैनिक अभियान शुरू किया और साथ में देखिए इनके पास हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान वस्तुएं, सब कुछ, मूल्यवान धातु, ये सब तो थी। लेकिन इसके बाद जब इन्होंने कब्जा किया इन इलाकों में, वहां से भी वो लोग ये सब कब्जा कर लेते थे या ये अपने पास ले लेते थे। तो इनके पास हाथी, घोड़ा, गुलाम, मूल्यवान धातु, ये सब की तादाद बढ़ गई, राइट। अब जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी जो शुरुआती दौर पे अगर उनकी जो सोल्जर्स देखें या सेनाएं देखें, ये तो पहले बड़ी कमजोर हुआ करती थी, कमजोर थी। लेकिन 150 साल बाद ऐसा हुआ जब मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत पर आप देखिएगा, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहां पर एक बहुत बड़ा इलाका इन्होंने युद्ध अभियान किया था और ये इनके साम्राज्य में आ चुका था। तो इन्होंने इतनी जबरदस्त इनकी सेना हो गई 150 साल बाद कि इन्होंने बहुत सारे शत्रुओं को परास्त किया और बहुत सारे शहरों पर इन्होंने कब्जा कर लिया, खास तौर पे अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो सूबेदार थे या किसी इलाके के सूबेदार या प्रशासक तो होते ही हैं, वो मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ में जो किसान थे उनसे ये पैसे भी वसूल करते थे। तो इसका मतलब ये है कि भाई इन्होंने जगह पकड़ी, जगह कैप्चर की, सूबेदार और प्रशासकों को अपने अंडर में किया और साथ में इन्होंने बहुत सारा कर भी वसूल करना शुरू किया। अब यहां पर मैं कुछ चित्र दिखाऊंगा और इन साहब लोगों के नाम लूंगा जो जो यहां पर आएंगे। सबसे पहले आप देखिएगा ये चित्र बता रहा है 12वीं सदी, जैसे 1100 से 1200 की बात मैं कर रहा हूं। तो 1100 के 12वीं सदी के आखिरी दशक यानी कि 1190 समझ लीजिए, इसमें बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है और उसकी मीनारें आप देख रहे हैं, ये मीनारें हैं, इसको हम मीनार कहते हैं, जो ऊपर की तरफ उठी होती है वो मीनार है। अब ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में ये स्थित है। इतिहास में इसको आप कहते हैं, इस शहर को दिल्ली ए कुहना, ये पुराना शहर कहा गया है। तो इस मस्जिद का ये जो इल्तुतमिश साहब हैं और अलाउद्दीन खिलजी, कहाँ गए अलाउद्दीन खिलजी, वो तो पहले आपको दिखाया था मैंने, ये इनको देखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये तो कौन कौन का नाम लिया मैंने आपको, एक तो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी जो पिछले चले गए, उन्होंने और थोड़ा विस्तार किया। और मीनार इन 3 सुल्तानों ने, कौन कौन से, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, इल्तुतमिश और यहां पर आप देख रहे हैं ये तीसरे साहब हैं फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने ये मीनारें बनवाई हैं, राइट। ये क्लियर हो गया। ये चित्र बता दूं, मैं आपको बताता हूं मस्जिद क्या होती है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं ये चित्र कहां का है। ये है बेगमपुरी मस्जिद। कहां क्या है, बेगमपुरी मस्जिद। ये जो है ये मोहम्मद तुगलक इनके राज्यकाल में दिल्ली में उनकी जो नई राजधानी है जहांपनाह, ये देखिए जहांपनाह, ठीक है। विश्व की इसे जहांपनाह मतलब होता है कि भाई पनाह मतलब होता है शरण लेना, आपकी पनाह में आए। जहां मतलब होता है पूरा विश्व, जहां पनाह का मतलब हो गया विश्व की शरणास्थली। तो इसकी मुख्य मस्जिद के तौर पर यह बनाई गई थी, ठीक। मैं आपको बता दूं जहां पनाह किस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जो दिल्ली वाले हैं तो खैर इसको समझ ही रहे होंगे, ये जहां पनाह की बात कर रहे हैं, इस इलाके की। तो यहां पर यह मंदिर बनी, इसका नाम है बेगमपुरी मंदिर। अब मस्जिद, अब ये अरबी का शब्द है मस्जिद। इस मस्जिद का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में लिख देता हूं मस्जिद, इसको अंग्रेजी में प्रॉपर कहते हैं मॉस्क। तो यहां पर ये एक अरबी शब्द है, इसका मतलब ये है कि जहां पर मुसलमान जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो आते हैं और अल्लाह की, भगवान की पूजा करते हैं, एक तरीके से सजदा करते हैं। उसमें घुटने टेकते हैं, सर टेकते हैं, मतलब उठक बैठक होती है जिसमें वो पहले सीधे खड़े होते हैं, फिर वो झुकते हैं, फिर वो बैठते हैं और सर जो है वो पूरी तरीके से माथे पर टेकते हैं। तो जामा मस्जिद यानी कि जो
मस्जिद मस्जिद जामा मस्जिद वो मेन मस्जिद होती है, जामा मस्जिद वो मेन मस्जिद होती है जहां सारे मुसलमान जमा होकर नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज में सब ये होता है कि सब के सब इस तरीके से बैठ जाते हैं, चाहे वो बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सब साथ बैठते हैं और सामने एक इमाम होते हैं, इमाम जो जो विद्वान आदमी होते हैं, जिनको इस्लाम धर्म की जानकारी है, और वो यहाँ पर बैठ के इन सबको नमाज पढ़ाते हैं। उनके पीछे ये सब जो ये कहते हैं वो सब यहाँ पर सुन के ये जैसे अपना मस्जिद या रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, उनको ये फॉलो करते हैं। इसके अलावा फ्राइडे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जो अरब देश है वहाँ पर फ्राइडे को छुट्टी होती है, नमाज का दिन होता है ये। इसमें क्या होता है कि जो इमाम है ये धर्म का उपदेश देते हैं और सारा धर्म एक ही होता है कि भाई अच्छी बातें सिखाई जाती है। इसमें भी खुतबा कहते हैं इसको, खुतबा, कुतबा मतलब कुतबा या खुतबा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि जब नमाज ये पढ़ते हैं तो ये मक्का की तरफ, मक्का मदीना सऊदी अरब में जो है उसके डायरेक्शन में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। तो भारत में मक्का कहाँ पड़ता है? ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो क्या हो गया? उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम। तो जो पश्चिम की तरफ, क्योंकि अरब इस तरफ है ना, इस तरफ खड़े होके नमाज पढ़ते हैं और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है कि किबले की तरफ हम अपना चेहरा करके नमाज पढ़ रहे हैं। अब और भी यहाँ पर चित्रण है, ये देखिए दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप में बहुत सारी मस्जिदें बनाई। उनका बेसिक ये था कि देखिए मुसलमान और इस्लाम के रक्षक, क्योंकि हर धर्म कोशिश करता है कि अपने अपने अलग अलग स्थल बताए। जैसे हिंदुओं ने बनाया मंदिर, इन्होंने बनाया मस्जिद, ऐसे क्रिश्चियनों ने गिरजाघर बनाया। जैसे अगर आप पोर्चुगीज का देखेंगे, गोवा में केवल आपको गिरजाघर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर यह है कि भाई साहब ये मंदिर मस्जिद बनाने का मतलब यही होता है कि सब आओ साथ में बैठ के और पूजा अर्चना करो, साफ सुथरे रहो, क्लीन रहो दिल से दिमाग से। तो ये है मोट की मस्जिद। अब यहाँ पर मैं 3 का नाम लूंगा। एक ये जो है, ये है बहलूल खान लोधी, ये है सिकंदर खान लोधी, ये है इब्राहिम खान लोधी। तो इन साहब की मैं नाम ले रहा हूँ। ये जो साहब हैं सिकंदर लोधी, उन्होंने ये मोट की मस्जिद बनाई है। ठीक है, यहाँ पर एक और मस्जिद का चित्रण मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। इस मस्जिद का नाम है जमाली कमाली मस्जिद। ठीक, ये मस्जिद है मोट की मस्जिद, सिकंदर लोधी, मैंने जैसे आपको बताया इनके शासनकाल में बनी थी। इनका चेहरा क्लियर नहीं, इंटरनेट पे कहीं भी मुझे मिला नहीं। और ये जो है ये है जमाली कमाली मस्जिद, 1520 के दशक में बनाई गई थी। ओके, अब खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नजर। इसका मतलब ये है कि अभी तक तो हमने ये देख लिया कि भाई इन्होंने कैसे क्या किया, आगे कैसे बढ़े, कहाँ क्या किया इन्होंने, यहाँ तक हमने बात की इसमें, है ना, कि भाई ये कैसे 3 लोगों का हमने नाम लिया इसमें, खासतौर पे जो लास्ट में आए अपने तुगलक साहब, इनका नाम लिया। अब हम बात जो कर रहे हैं वो ये है कि इन्होंने प्रशासन कैसे किया, प्रशासन कैसा चलता था। तो देखिए कि जो दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान थे, जिसमें मैं इल्तुतमिश का नाम लूंगा, ये जो थे खास तो इल्तुतमिश का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये जो सामंत थे, सामंत और जमींदार, कर देता हूं, सामंत और जमींदार, इनके स्थान पर ये क्या करते थे, जैसे पहले सामंत होते थे बड़े बड़े चीफटेंस, जमींदार, भूस्वामी, इनकी जगह पर इल्तुतमिश जैसे जो राजा हुए वो क्या करते थे, जो गुलाम होते थे, या तो उनको कहीं से वो पकड़ के लाए हैं या फिर किसी तरीके से वो उनके गुलाम बने हुए हैं, उनके बाप भी उनके गुलाम थे। इन गुलामों को इन्होंने सूबेदार बनाया। ये दिमाग में बिठा लीजिए, ये सबसे बड़ी चीज है जो समझने की है। ये लोग जो सामंत और जो जमींदार चले आ रहे हैं उनको नहीं, ये जो गुलाम बनाए इन्होंने, कहीं पे आक्रमण किया वहां से गुलाम बना लाए, या किसी का बेटा गुलाम हो, उनको ये सूबेदार बनाते थे। ठीक है, तो इन गुलामों को पर्शियन में या फारसी में कहा जाता है बंदगां। क्या कहा जाता है? बंदगां। यही से बना है कि मुझे हुजूर की बंदगी है, मैं उसकी बंदगी करता हूं, तो बंदगां यहां से बना है। ठीक है, और इनको पकड़ा क्यों जाता था या इनको खरीदा क्यों जाता था गुलामों को? स्पेशली इसीलिए कि ये सैनिक सेवाएं देंगे, ये सैनिक की तरह सेवाएं करेंगे। बंदगां जो यानी कि बंदगी में होंगे अपने आका के, उनको सैनिक के रूप में, मतलब उनको खरीदा जाता था कि इनको हम सैनिक बनाएंगे। फिर
इनको स्पेशली बड़े बड़े पोजीशंस के लिए इनको बकायदा प्रशिक्षण दिया जाता था। मतलब जो इंपॉर्टेंट कहेंगे पॉलिटिकल पोजीशंस हैं या ये कहें कि महत्वपूर्ण जो पोजीशंस हैं उसके लिए इनको ट्रेन किया जाता था। ठीक, अब क्यों ऐसा किया जाता था ये भी सवाल उठना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि अगर ये सामंत और ये जमींदार जो थे ये तो ऑलरेडी पैसे वाले हैं पूरी तरीके से। अगर ये इल्तुतमिश या किसी भी राजा ने इनको सामंत वो बना दिया, सूबेदार बना दिया, तो ये थोड़ी देर में क्या होगा कि ये अपना साम्राज्य बढ़ा लेंगे, इनके पास सेनाएं भी होती है, ये इसके अंडर में नहीं रहेंगे, तो इल्तुतमिश तो इन्हें खो देगा। ये जो सैनिक है जिनको गुलाम बना के लाए हैं, ये सैनिक तो पूरी तरीके से राजा पे आश्रित है, उनके मालिक पे निर्भर है, और उस मालिक को मानता है कि यार देखो इस मालिक ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, तो इसकी बंदगी में लगा रहता है, इसकी पूजा में लगा रहता है, ये जो कहता है वो करता है। ठीक है, इसीलिए सुल्तान इन पे न विश्वास करके, सामंतों और जमींदारों पे न विश्वास करके इन लोगों को, गुलामों को सूबेदार बनाते थे। क्लियर हो गया। अब जो खिलजी और तुगलक शासक, जब खिलजी, ये तुगलक, खिलजी ख कर देता हूं, तुगलक तू कर देता हूं, ये दोनों जो थे ये भी बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे, ये भी बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे। और साथ में अपने ऊपर जो आश्रित निम्न वर्ग है, सबसे बड़ी बात इनकी तारीफ इसीलिए होती है कि जो छोटे वर्ग के लोग थे, निम्न जिसे हम बहुत छोटी जाति के कहते हैं या छोटे लोग थे, निम्न लिखा है मैंने, इनको भी ये बड़े ऊंचे राजनीतिक पदों पे यानी कि इंपॉर्टेंट पोजीशन या कहेंगे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशंस पे ये जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको ये पोजीशन दे दिया करते थे। जैसे हो गया इसको बना दिया सेनापति, इसको बना दिया मान लीजिए सूबेदार, तो ऐसी पोजीशन पे दे देते थे, जिससे क्या हुआ कि जब आप एक ऐसे आदमी को ऊपर पहुंचा देंगे, जब वहां पर सामंत मौजूद है और जो जमींदार मौजूद है, मतलब पैसे वाले लोग मौजूद है, और जब ये देखेंगे कि हमारे ऊपर तो ये ऐसा आदमी हमें राज कर रहा है जो कि कुछ लगता ही नहीं हमारे सामने, ये वर्ण व्यवस्था में भी नीचे है, ये गुलाम है, इसको कुछ आता नहीं है, ये किसी अच्छे वंश में इसने वो जन्म नहीं लिया है। काशिद का मतलब ये होता है कि वो जो किसी और व्यक्ति के अंडर में रहता है, संरक्षण में रहता है, वही उसका भरण पोषण करता है। जो बड़ा आदमी होता है वो इस निम्न वर्ग वाले का भरण पोषण करता है। तो यहां पर होने लगी राजनीतिक अस्थिरता। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो गुलाम है, ये गुलाम जो है ये खिलजी, तुगलक, इल्तुतमिश, इनके लिए तो वाकई में इनका गुलाम है? तो मान लीजिए इल्तुतमिश की बात करते हैं। इल्तुतमिश के लिए ये इसका बंदगाह है। इल्तुतमिश के बाद मान लीजिए खलजी आए, ये इनका बंदगाह है, इनका तो नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी आ गए। उसके बाद आपके मोहम्मद बिन तुगलक आए, तुगलक कर देते हैं, इनके तो नहीं होंगे। यानी इनकी जो बंदगी थी, इनकी जो एक तरीके से आश्रितता थी या संरक्षक उनके कौन थे, वो इल्तुतमिश थे, उनके बाद आने वाले राजा या अधिकारी नहीं। समझ में आ गया कि जब अगर खिलजी आएगा तो वो इसको क्यों रखेगा, ये तुगलक आएगा वो इनको क्यों रखेगा, वो नए गुलामों को बना देगा कि चलो भाई मेरा ये गुलाम अच्छा है, इसको मैं सेनापति बना देता हूँ, इसको मैं सूबेदार बना देता हूँ। तो ये तो चला गया ना, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। समझ में आ गया। जो नए सरदार थे और जो पुराने सरदार थे उनके बीच में आ गया कॉन्फ्लिक्ट, एक तो ये टकराना शुरू हो गया। इसके अलावा ये जो बड़े वर्ग के लोग थे, जिसे मैंने कहा कि सामंत और जो आपके भूस्वामी जमींदार थे, ये बड़े वर्ग के लोग, इनको भी धक्का लगा कि यार ये कहां तुमने छोटे छोटे लोगों को बना दिया और हमारा कुछ तो तुमने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो फारसी जो तवारीख है, जो तवारीख मैंने आपको बताया था, तवारीख, तो तवारीख में क्लियर जो निचला निम्न वर्ग या कहें निचले खानदान, जो छोटा खानदान है, निचले वर्ग का खानदान है, उनके लोग जो ऊपर के पद पे बिठा दिए गए या बिठाए गए, या फिर इन राजाओं ने ये कोशिश की कि हम सामंतों को और सूबेदारों को नहीं, इनको नहीं लेंगे, जमींदारों को, हम इन निचले वालों को, वर्गों को बनाएंगे। उनकी आलोचना की किसने? तवारीख लिखने वालों। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, इतनी बात तो हमने कर ली। जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक है, तुगलक साहब ने क्या किया, उनका बड़ा अजीज खुमार, एक शराब बनाने वाला, बेचने वाला था, एक अजीज खुमार, कलाल कहते हैं इसको, जो शराब बनाता है, तो इसका नाम था अजीज खुमार। एक एक पहला पहला अक्षर लिख रहा हूं। इसके अलावा एक नाई जिसका नाम था फिरोज या फिरोज हज्जाम, एक बावर्ची जिसका नाम था
मनका, तवाख, एक इस तरीके से लड्ढा, पीरा, जो माली थे, इसमें एक था लड्ढा, एक था पीरा। तो आप सोचिए, चाहे वो शराब बनाने वाला हो, चाहे वो नाई हो, बावर्ची हो या अब माली हो, उन सभी लोगों को तुगलक साहब ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़ी बड़ी पोजीशन पे बिठा दिया। और जब ये चीजें देखी इन साहब ने, जिनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी, इनके बारे में आप चर्चा कर चुके हैं, जियाउद्दीन बर्नी साहब ने जब ये सब देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो राजा लोग हैं, ये जो दिल्ली के सुल्तान हैं, इनको राज करने का अब आइडिया नहीं रहा, ये इनका विवेक, इनका दिमाग, इनका शासन करने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा जब उन्होंने देखा कि हर टाइप का आदमी को ये टॉप पे पहुंचा दे रहे। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये हम लेंगे अगली चर्चा में, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट के ऊपर हो गए हैं। अगला और थोड़ा सा इसी समय में ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया।